कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए वो सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा होता है किसी भी चीज के कंजम्पशन से, ठीक है। द टर्म इक्विलिब्रियम डिफाइंस द स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज एनीथिंग। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? It refers to the situation when a consumer is enjoying maximum satisfaction. Consumer is enjoying maximum satisfaction with limited income and has no propensity to change his way of existing expenditure. Another definition is also there. Consumer's equilibrium is a situation where a consumer spends his given income on purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction, okay, and has no urge to change this level of a consumption. Okay, consumer equilibrium is a situation where a consumer spends his given income on purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption at given प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब ये दो डेफिनेशन है, आप लोग नोटिस करोगे इसमें ये दोनों डेफिनेशंस जो है इसमें कुछ एक कॉमन पॉइंट्स है। तो डेफिनेशन आप कोई भी याद कर सकते हो, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स होते हैं ना जो उस चीज को डिफाइन करते हैं वो पॉइंट सारे होने चाहिए, ठीक है। आप इसमें कॉमन पॉइंट्स देखोगे मैंने क्या क्या अंडरलाइन किया है। एक तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, लिमिटेड इनकम से, और कोई भी चेंजेस उसको नहीं करने, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, इसमें भी सेम चीज है कि गिवन इनकम से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है और कोई भी उसको चेंज उसके अंदर नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो, दो पॉइंट्स है इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। वैसे अगर हम इंपॉर्टेंस सोच के चले तो किस लिए होती है? ताकि जो कंज्यूमर है वो डिसाइड कर सके कि उसको कितने पैसे में कितनी कमोडिटी खरीदनी है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये तो जनरली हम लोग करते भी। अब कभी भी देखो आपके पेरेंट्स अगर मार्केट जाते तो वो हमेशा कंपेयर करते हैं। कोई भी चीज कब परचेज करते हैं? जब उनको रीजनेबल लगती है। अगर उनको वो चीज थोड़ी सी महंगी लगती है तो वो उसको लेते नहीं है। तो वो आपको क्या रीजन देते हैं कि ये चीज इतनी वर्थ की नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं पे हर एक कंज्यूमर, बेशक जिसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना भी पढ़ा हो, वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आने की ट्राई करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? इट अनेबल्स कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज हिज और हर यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मोर और वन और मोर कमोडिटीज। इट हेल्प्स द कंज्यूमर to arrange the combination of two or more products based on consumer taste and preference for maximum utility. Okay, next है नेक्स्ट है assumptions for attaining consumers equilibrium। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें हम काफी चीजें एज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये चीज ऐसे ऐसे है तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो क्या क्या अजम्पशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? सिंगल कमोडिटी केस हम कर रहे हैं, तो इस केस में सबसे पहली अजम्पशन है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। प्राइस ऑलरेडी गिवन है, उसी प्राइस पे कंज्यूमर को कोई भी जो यूनिट है वो परचेज करनी है। जो कंज्यूमर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, वो प्राइस को कम ज्यादा नहीं कर सकता है। तो जो गिवन प्राइस है उसी पे उसको कमोडिटी को परचेज करना है। उसके बाद सिंगल कमोडिटी इज परचेज्ड। वन कमोडिटी केस है तो सिंगल कमोडिटी ही परचेज कर रहा है, वो एक से ज्यादा कमोडिटी परचेज नहीं कर रहा है।
being a rational human being, the goal of the consumer is to maximize the consumer surplus. ये हम किसको स्टडी कर रहे हैं? रैशनल ह्यूमन बीइंग। जो कंज्यूमर है हमारा वो है रैशनल। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो समझदार है, ठीक है। अगर मान लो जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल कैसे हो सकता है कि जैसे जो कंज्यूमर है बहुत ज्यादा कंजूस है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, क्योंकि कंजूस आदमी को बहुत सस्ते से सस्ते में, कम पैसे में भी इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता। और एक XYZ है कोई जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, तो उसको भी हम इक्विलिब्रियम, वो तो जितना ज्यादा खरीदेगा उतना ही ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। जो खर्चीला आदमी होता है उसको क्या होता है, सिर्फ खर्च करने से लेना देना होता है, तो वहां पे भी अप्लाई नहीं होता है। अगर मान लो कहीं कोई थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है तो उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कंज्यूमर हैज सफिशिएंट मनी टू बाय वट एवर क्वांटिटी he decides to buy at a given price। जो कंज्यूमर है ना उसके पास जो इनकम है वो है सफिशिएंट, ठीक है। तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ से आता है? अगर मान लो कंज्यूमर के पास सफिशिएंट मनी ही नहीं है चीज खरीदने के लिए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा ना? उसकी परचेसिंग पावर होनी चाहिए, तब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की, वो कौन सी है? एक ही कंडीशन है सिंगल कमोडिटी केस में कि जब MUX जो है वो PX के इक्वल हो जाए। जब MUX जो है वो PX के इक्वल हो जाए तो वन कमोडिटी केस में जो कंज्यूमर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो MUX क्या होता है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन। और प्राइस ऑफ एक्स क्या होता है? यूटिलिटी पेड फॉर द कमोडिटी, आप कितने में उसको खरीद रहे हो, ठीक है। तो MUX की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और PX की फुल फॉर्म होती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जो सिंगल कमोडिटी केस होता है ना उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो सिंगल कमोडिटी केस है उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी वाले टॉपिक में हमने किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम कोई कमोडिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करते जाते हैं, वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अच्छा जो टू कमोडिटी केस है उसमें हम इक्वी मार्जिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से नहीं डिसाइड करेंगे, उसमें हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से डिसाइड करेंगे, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है इसकी MUX इक्वल्स टू PX, इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। और ये कैसे डिसाइड होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स that as consumers consume more and more unit of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing, goes on declining, ठीक है। तो इसकी ये कंडीशन बन गई है, MUX इक्वल्स टू PX होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग अ शेड्यूल। दो तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझेंगे, एक तो शेड्यूल की हेल्प से और दूसरा कर्व की हेल्प से, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है आपको उसी के हिसाब से आंसर को सॉल्व करना होता है। अगर आप उसको उसने बोल दिया शेड्यूल से बनाओ तो आपको शेड्यूल से लिखना है, और अगर उसने बोल दिया कि आपको कर्व से बनाना तो आपको कर्व से बनाना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप फ्री हो, आप कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ पर। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट। ये देखो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो कितना है? 10 रुपीज
पर यूनिट, 10 10 10 10, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट कमोडिटी के कंजम्पशन से हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 30 यूटिल। सेकंड के कंजम्पशन से 20 यूटिल। देखो जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी, ठीक है। तो 30 20 10, 0 -10 20। अब हम एज्यूम करके चले हैं कि 1 यूटिल इसके इक्वल टू है 1 रुपी के। जो 1 यूटिल है वो किसके इक्वल है, 1 रुपी के। यहाँ पे आर एस कर लेना, आर एस। और वैसे तो यहाँ पे आप रुपीस का सिंबल भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रुपीस का सिंबल कर लेना। तो MUX है 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे 30 यूटिल मिल रही है, ठीक है। तो एक यूटिल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 रुपी। तो हमें यहाँ पे 10 रुपीज में कितने यूटिल मिल रहे हैं, 30/1 30, ओके। और यहाँ पर 10 रुपीज में हमें 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, 10 रुपीज में 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20/1 और ये हो गया 20 यूटिल। सेकेंड कॉमोडिटी जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 10 रुपए में कितने यूटिल मिल रहे हैं, 20 यूटिल मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करा तो 10 रुपए में हमें कितने यूटिल मिले, 10 यूटिल मिले, ठीक है। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो 10 रुपए में हमें 0 यूटिल मिला। फिफ्थ यूनिट 10 रुपए में हमें -10, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन हम लोग इससे डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। और फिर सिक्स्थ यूनिट हमने कंज्यूम करी तो 10 रुपए में हमको और भी ज्यादा नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिले। नेगेटिव सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के कंजम्पशन से आपको नुकसान होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो आप ये देखो, अब यहाँ पे कितना कर रहे हो, 10, और आपको यहाँ पे कितना यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 30 की। तो आपको यहाँ पे 20 यूटिल एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 रुपए के बदले में कितने यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, आपको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 10 रुपए से 10 एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है यूटिल की, ठीक है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, पी एक्स से। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो किससे ग्रेटर देन है, पी एक्स से। तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो चाहेगा सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करूं, फिर वो क्या करेगा, थर्ड यूनिट पे आ जाएगा। थर्ड यूनिट पे आप देखोगे 10 रुपए में आपको कितने यूटिल मिल रहे हैं, 10। तो यहाँ पे आपकी ये सिचुएशन आ गई MUX इक्वल्स टू PX वाली, ठीक है। इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन में हमने क्या किया था कि इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पर उसको कोई भी चेंज नहीं चाहिए होता, उसका जो एक्सपेंडिचर पैटर्न होता है उस एक्सपेंडिचर पैटर्न में उसको कोई भी चेंज नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन में आ गया है। अब इसके बाद उसको चेंज नहीं करना, वो यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन इन एनी केस अगर हम उसको प्रेशर करेंगे दैट यू कंज्यूम फोर्थ यूनिट, तो फोर्थ यूनिट पे देखो 10 रुपए स्पेंड करके उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 0। इसका मतलब उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ यूनिट पे 10 रुपए खर्च करके उसको क्या मिल रहा है, -10। तो उसका लॉस कितना हो गया, -20 का उसको लॉस हो गया, ठीक है। एक तो उसको यहाँ पे -10 ये यूटिलिटी नेगेटिव मिल रही है, और दूसरा यहाँ पे उसको 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये भी नुकसान हुआ और ये भी नुकसान हुआ। तो यहाँ 10 रुपए का नुकसान और यहाँ 10 यूटिल का नुकसान, उसका टोटल नुकसान कितना हो गया, -20, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर 6th यूनिट वो कंज्यूम करता है तो 10 रुपीज स्पेंड करके उसको कितना मिल रहा है, -20। इसका मतलब -20 तो नेगेटिव यूटिलिटी यहाँ से मिल रही है और 10 रुपए का ये उसको नुकसान, ठीक है। तो ये उसकी टोटल नुकसान कितना हो गया, 30। तो एक रैशनल कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड यूनिट।
थर्ड यूनिट पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इसके बाद उसको कोई भी चेंज नहीं चाहिए, आगे वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन केसेस। अब ये जो तीन केसेस है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है देन इट इज ओके, तो वो तो होना ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर MUX PX से ज्यादा है तो क्या होता है, और MUX PX से कम है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर MUX PX से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, वो अपने यहाँ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके वो फिर सेकंड यूनिट भी कंज्यूम करेगा और फिर वो थर्ड यूनिट भी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो जब तक उसकी MUX ग्रेटर देन PX रहेगी, जब तक वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाता रहेगा, और जैसे ही MUX इक्वल्स टू PX आ जाएगी, वो कंजम्पशन रोक देगा, उसके आगे की सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस शेड्यूल के बाद आपको ये तीनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है व्हेन MUX इज ग्रेटर देन MUX इज ग्रेटर देन PX। पहली कंडीशन कौन सी है, कि जब MUX ग्रेटर देन PX होता है, उसका मतलब क्या हुआ, whatever the satisfaction you are getting is more than whatever amount you are paying। जो satisfaction आपको मिल रही है और जो आप अमाउंट पे कर रहे हो, satisfaction ज्यादा मिल रही है उस अमाउंट से, तो in this case the consumer goes on buying the commodity because he or she is paying less for each additional amount of satisfaction he is getting। okay? फिर ये सेकेंड सिचुएशन है हमारी, MUX is equals to PX। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, whatever satisfaction you are getting is equal to whatever amount you are paying। तो जितनी satisfaction आपको मिल रही है, आप उतना ही अमाउंट पे कर रहे हो, इसका मतलब you are in the situation of equilibrium। In this case the consumer is in equilibrium and doesn't want any change in his or her spending pattern। okay? थर्ड कंडीशन आ गई है जब MUX लेस देन PX है, तो उस केस में क्या होगा, वट एवर सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग इज लेस देन वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस कंज्यूमर विल नॉट go on buying the commodity because he or she is paying more for each additional amount of satisfaction he is getting। तो यहाँ पे वो खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं। किस केस में नहीं जाएगा, अगर कंज्यूमर रैशनल है। अगर कंज्यूमर बेवकूफ है तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई खर्चीला आदमी है, वो तो अगर उसको कम यूज की भी चीज महंगी भी मिल रही है, खर्चीला आदमी उसको भी खरीद लेता है। ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर जो है वो इस सिचुएशन में जाएगा ही नहीं। ये सिचुएशन नंबर यहाँ पे 3 कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ओके। In the above table, we can see that consumer will be at equilibrium when he buys 3 unit of a commodity X। Okay, he will increase his consumption beyond 2 unit as MUX is greater than PX। सेकेंड यूनिट तक वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा जब तक उसको MUX ग्रेटर देन PX मिल जाता है। ठीक है, द कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम फोर्थ यूनिट, फिफ्थ सिक्स का तो पॉइंट ही नहीं आता। कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम फोर्थ यूनिट or more of the commodity X as MUX is less than PX। ठीक है, तो आपका ये आ गया। ये जो पॉइंट, ये जो आपका टॉपिक बना है, ये बना है, ये देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। तो उसमें आपको ये शेड्यूल बनाना है और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। ठीक है, कर्व की हेल्प से हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, प्राइस क्या था इसका, एक फर्स्ट यूनिट परचेज कर रहा है तो प्राइस था 10, सेकंड यूनिट परचेज कर रहा है तो प्राइस था 10, थर्ड यूनिट कर रहा है तो 10। तो ये प्राइस लाइन आ गया, है ना, प्राइस लाइन आ गई। प्राइस लाइन क्या है, ओरिजोनटल पैरेलल टू OX एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने ड्रॉ कर ली।
फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी हमको 30, सेकेंड यूनिट पे हमको कितनी मिल रही थी 20, थर्ड यूनिट पे हमें मिल रही है 10, फोर्थ यूनिट पे 0, फिफ्थ यूनिट पे -10। ठीक है, तो ये हमने जो शेड्यूल बनाया था, ये शेड्यूल के उसी से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये जो शेड्यूल था, प्राइस है 10 10 10 और जो यूटिलिटी है 30 20 10 0 -10 और -20, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये ड्रॉ करने के बाद हमारा ये कर्व बन गया MUX और PX। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, आपको कर्व के साथ में हमेशा ये भी एक्सप्लेन करना होता है। OX एक्सिस shows unit of the commodity, OY एक्सिस shows marginal utility and price of the commodity। जो OY एक्सिस है, OY एक्सिस क्या शो करता है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, MUX, ये जो MUX कर्व है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। और उसके बाद PX, ये PX क्या है, ये क्या है, प्राइस लाइन है। E इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पर E पॉइंट है जहां पे MUX और PX इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। ये क्या है, E पॉइंट। E पॉइंट डिनोट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ स्टाइटी। This point is defined as the point when the marginal utility of any activity is zero। जब किसी भी चीज के कंजम्पशन से आपको यूटिलिटी 0 मिलने लग जाए, that point is called point of satiety। From this point, on, the marginal utility turns negative। Point of satiety के बाद क्या होता है, marginal utility negative में जानी start हो जाती है। Consumer will be in equilibrium at point E, यहाँ पे equilibrium है, when he consumes 3 unit of a commodity X, because at point E MUX is equal to PX। okay? तो इसमें आप एक एक्स्ट्रा और ये लिख सकते हो कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है MUX, लिख लेना इसको। अरे ये वाली जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये है MUX ग्रेटर देन PX वाली सिचुएशन। ठीक है, और जो ये नीचे वाली सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये है आपकी MUX लेस देन PX। ये सिचुएशन है आपकी MUX लेस देन PX की सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, ये सिचुएशन है आपकी MUX ग्रेटर देन PX, और ये जो है ये एरिया, ये किसको डिनोट करता है, MUX ग्रेटर देन PX को। ठीक है, तो कंज्यूमर कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट करता है, वो कंजम्पशन इंक्रीज करता रहेगा। कंजम्पशन कब तक बढ़ाता रहेगा, जब तक कि वो ई पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। ई पॉइंट के बाद वो कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे उसको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है, हाँ, उसकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। तो एक फटाफट इसका रिवीजन ले लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। ये देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आपको अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, अंडरलाइन करना मत भूलना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें 2 पॉइंट बनते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस क्यों होती है, ताकि एक कंज्यूमर को पता चल जाए कि उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कहाँ मिल रही है, और वो अपने कॉम्बिनेशंस को अच्छे से प्रेफरेंस के हिसाब से परचेज कर सके। उसके बाद है assumptions for attaining consumer equilibrium। 4 assumptions है। प्राइस ऑफ द commodity is already given। सिंगल commodity is purchased, क्यों, क्योंकि हम सिंगल commodity केस कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल commodity केस कर रहे हैं। Being a rational human being, the goal of a consumer is to maximize the consumer surplus। ठीक है,
रैशनल ह्यूमन बीइंग के बारे में हम कर रहे हैं, इरेशनल के बारे में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर हैज सफिशिएंट मनी टू बाय वट एवर क्वांटिटी ही वांट टू बाय। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन कौन सी होती है? MUX इज इक्वल्स टू PX। MUX इक्वल्स टू PX का मतलब क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड इज इक्वल टू यूटिलिटी पेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अगर आप शेड्यूल की हेल्प से समझाते हो तो आपको ये शेड्यूल एक्सप्लेन कर देना है, और इस शेड्यूल में आप 3 सिचुएशन पे आते हो। फर्स्ट सिचुएशन MUX ग्रेटर देन PX है तो क्या होता है, MUX इक्वल टू PX है तो क्या होता है, और MUX लेस देन PX है तो क्या होता है, ठीक है। ये जो तीनों सिचुएशंस हैं इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद अगर कर्व की हेल्प से आ जाता है तो ये इसका कर्व है और कर्व की एक्सप्लेनेशन। अगर ये क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब आ जाती है बात मार्क्स की, ठीक है। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसमें आपको मार्क्स के हिसाब से कंटेंट डालना, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें आपको लिखना है सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। अगर मान लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है 3 नंबर में या 4 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिखो और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो और उस कंडीशन को आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और अगर मान लो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, जो अगर 3 या 4 नंबर में, आपको क्या करना है? ये कंडीशन लिखनी है और इस कंडीशन के बाद आपको ये तीनों सिचुएशन समझा देनी है कि अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या होगा, लेस देन होता है तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है, 6 मार्क्स में आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या शेड्यूल की हेल्प से करना है या कर्व की हेल्प से समझाना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है शेड्यूल तो शेड्यूल बनाना है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कर्व तो कर्व बनाना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है देन यू आर फ्री, यू कैन चूज कर्व और यू कैन चूज शेड्यूल, ठीक है। इट इज अप टू यू। तो आपको 6 मार्क्स के लिए क्या करना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये लिख देना है, डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस सारा ही लिखना है, अजम्पशंस, और उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद शेड्यूल, और ये एक्सप्लेनेशन। अगर आप शेड्यूल नहीं कर रहे हो तो आप ये कर्व बना के और ये एक्सप्लेनेशन, मार्क्स के हिसाब से आपको कंटेंट देना होता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।